Hello, friends. A very warm welcome. And in this session, we will try to take up important concepts and try to see what is coming in the newspaper, which you can really pick up for the examination. Every time I suggest and every time I push forward that it is not something to be taken mechanically. आपको बहुत ही मेच्योर तरीके से सोचना होगा, तब आप चीज़ों को कर पाएंगे। चाहे फिर वो आप खुद सोचिए, चाहे फिर वो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करके सोचिए, चाहे फिर वो आप यू नो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करके सोचिए, चाहे फिर आप सेल्फ प्रिपरेशन से सोचिए। आपको सही तरीके से सोचना पड़ेगा। इट्स एन ओपन गेम, like the way for Indian automobile sector, because the auto part makers हैं which are one of the largest exporters to US, चाइना से कम है डेफिनेटली, लेकिन इंडियन ऑटो कंपोनेंट मेकर्स जिनको 25% अगर टैरिफ लगता है एक्सपोर्ट में, तो सिल्वर लाइनिंग उनको दिखाई दे रही है। यानी एक बिगर एस्पेक्ट उनको दिखाई दे रहा है कि इंडिया का शेयर चाइना के मुकाबले और बाकी कनाडा, मैक्सिको, जापान इनके मुकाबले बहुत थोड़ा है। इवन वियतनाम का भी इंडिया के कंपेरेबल से थोड़ा ज्यादा हम कह सकते हैं। सो द पॉइंट इज दैट नाउ व्हेन such kind of tariff will be imposed, so in competition with respect to China, या फिर आप कहिए विद रिस्पेक्ट टू अदर कार कंपोनेंट मेकर्स, हो सकता है कि इंडिया को थोड़ा बेनिफिट मिले, क्योंकि टैरिफ रेट्स ऑन ऑटोमोबाइल पार्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया आर डिटरमाइंड ऑन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बेसिस। एमएफएन सिस्टम जो है, मोस्ट फेवर्ड नेशन सिस्टम, यानी जो आप फेवरेटिज्म किसी और को दे रहे हैं वो आपको इंडिया को भी देना। सो इंडियन ऑटोमोबाइल पार्ट्स इंडस्ट्री वैसे चाहती है कि जीरो ड्यूटी हो, ताकि जो इंडिया यूएस बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको बीटीए कहा जाता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बीटीए, एफटीए, ये सब कीवर्ड्स आपको अलग अलग पता होने चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। अब ट्रम्प, ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दिस ईयर, बिकॉज विदाउट इकोनॉमी, विदाउट इकोनॉमिक प्रोसेसेस हम सर्वाइव नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज देयर। लेकिन अगर आप बात करें कि ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो, सब चीजों में इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। सो द क्वेश्चन हियर इज, इंडिया के एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर दो एलिमेंट्स हैं, और एग्रीकल्चर में डेफिनेटली इंडिया ने कस्टम ड्यूटी हमेशा हाई रखी। सो दैट इज वाई द एडिशनल यूएस टैरिफ जो इम्पोज होंगे, वो इंडियन प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। तो दिस इज व्हाट इट इज पॉलिटिकल न्यूज, इट इज जियो स्ट्रैटेजिक न्यूज। और मेंस में फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से एक से दो क्वेश्चन आने तय हैं। अगर पीटी के हिसाब से बात की जाए तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा टैरिफ ऑन इंडिया इफ ट्रम्प इम्पोजेस सेपरेट लेवाइज तो क्या होगा। 32.4% ऑन एग्रीकल्चर एंड 3.3% ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स। तो ऑल कंट्रीज आर गोइंग टू फेस लेवाई टुमारो। इसी कॉन्टेक्स्ट में डर्टी 15, यानी कि डर्टी 15 उस इकोनॉमिक ग्रुप या उन इकोनॉमीज के लिए कहा गया दैट आर हैविंग सब्सटेंशियल टैरिफ एंड अदर बैरियर्स, और जो यूएस के हिसाब से ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज हैपनिंग, एंड रेसिप्रोकल टैरिफ्स इज द वन ऑफ द कीज। दैट इज व्हाई इसी कॉन्टेक्स्ट में इफ यू सी व्हाट इंडिया हैड बीन इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर फॉर अस टू इंपोर्ट ऑयल, तो वहां पर अगर रशिया बोलता है कि आपके ऊपर मैं और टैरिफ या सेंक्शन लगाऊंगा क्योंकि आप उनसे ले रहे हैं एडिशनल 25% to 50% यूएस टैरिफ ओवर द परचेज ऑफ रशियन ऑयल, अगर रशियन प्रेसिडेंट इज नॉट adhering to what the US is saying with respect to nuclear, with respect to Ukraine Russian war. So India will have to be ready for that also. But then India is prepared. India is always maneuvering. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया ने कभी भी ईरान से इसीलिए सैंक्शंस के बाद नहीं ले पाए हैं, बिकॉज इट इज बिकमिंग अनबियरेबल, इट बिकम्स वेरी पेनफुल एंड इट बिकम्स वेरी वेरी cumbersome. S&P and Nasdaq, they are at 6 months low as tariff sparks recession fears. तो ये की बड़ी बात है, कैसे मार्केट बिहेव करता है, कैसे सोसाइटी बिहेव करती है। आप देखिए कितना पावरफुल है यूएस एज एन इकोनॉमी एंड एज ए लीडर। उसका उसका जीडीपी, उसका वर्ल्ड आउटलुक देखिए कि जो वो नैरेटिव क्रिएट करता है
वो नैरेटिव इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, स्टैगफ्लेशन, यानी स्टैग्नेशन भी होगा, इन्फ्लेशन भी होगा, स्टैगफ्लेशन। तो यू मस्ट चेक आउट दिस टर्म एंड सी इट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्या इंडिया ने कभी स्टैगफ्लेशन फेस किया है, किन कॉन्टेक्स्ट और सर्कमस्टेंसेस में आप स्टैगफ्लेशन फेस करते हैं? India definitely imports coal from countries like Australia or parts of Indonesia and so on. But the point is that the plants which are running on imported coal may see technology upgrade to use local fuel. हमारे पास भी one of the largest what when हमारे पास source है, लेकिन we have to use it. 17 power generation units, combined capacity of 17.97 gigawatts, operate on imported coal. ये फैक्ट है, आप अलग से नोट करिए, आपको पता होना चाहिए। तो फिजिबिलिटी स्टडी वी आर डूइंग कि क्या हम सर्टेन अमाउंट ऑफ लोकल कोल चलाकर उसको एफिशिएंटली चला सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो दिस इज द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कोल मिनिस्ट्री ने 10 मिलियन टन्स ऑफ हाई ग्रेड कोल पावर मिनिस्ट्री को स्टडी करने के लिए दिया है, ताकि हम उसको इम्पोर्टेड कोल से सब्स्टिट्यूट करके हम लोकल कोल यूज कर सके। सो दिस इज अ समथिंग विच यू कैन से अ ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड हम बात कर रहे हैं, ताकि हम इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट हो, हम एनर्जी पर्सपेक्टिव से भी सेल्फ रिलायंट हो। दैट इज व्हाट इट इज। बिकॉज इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है हर साल बढ़ता चला गया है, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी भी बढ़ती चली गई, लेकिन फिर भी हम for a large part we depend upon the import. So प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, वो क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे पास टाइप ऑफ कोल कौन सा है, कोल बर्न होता है तो कौन कौन सी गैसेस और क्या पोल्यूटेड एंड इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं। और साथ में हम ये भी देख चुके हैं कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कोल कंज्यूम करेगी, कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम करेगी। सो इस डायरेक्शन में हमें लिस्ट बनानी होगी। नाउ investors are very important as far as economic growth is concerned. इन्वेस्टर्स जब आते हैं जब आपका पास कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो, आपके पास स्टेबल गवर्नमेंट हो, आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सो उत्तर प्रदेश इज सीइंग मोस्ट नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशंस एट 2.95 million. So the question is that net flow of 1.25 lakh crore from retail investors into equities, ये 3 साल में सबसे हाई उस पे पहुंचा, हाईएस्ट इन ए डिकेड। सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने तो बहुत विड्रू किया है इंडियन स्टॉक से, खासकर वो जब देखते हैं कि डॉलर और बाकी जो उनके पास आसपास जो सिनेरियो है वो उनको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा उनको बेनिफिट देगा। सो 610 कंपनीज एसएमई प्लेटफॉर्म पर, ये अपने आप में एक पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ में ये बात भी सोचने वाली है कि ये जो आउटलुक है फ्यूचर का वो ये दिखाती है, दैट्स व्हाट वी कैन से। एंड इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इनटू फुल्ली एक्सेसिबल रूट एफएआर बॉन्ड्स, ये भी एक इट वेंट टू ए न्यू हाई। सो इसमें आपको देखना होगा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इट इज, वो कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज नॉट समथिंग लाइक एफडीआई। लेकिन ये इमर्जिंग मार्केट जब इंडिया बन रहा है, तो अगर वो सिनेरियो अच्छा क्रिएट करेगा, then definitely in the longer run we are going to have a positive outlook। जब इंडिया एक mature market मांगता है, like the way you have Japan, Korea and obviously Western European economies and including US। अब नैनीताल की जो बात है, नैनी लेक की बात है, यहाँ पर नैनी लेक एक एग्जाम्पल है, केस स्टडी की तरह है। आप थोड़ा सा समझिए उसको, ये नहीं कि आप इसको इसी को रट लिया। आप नैनीताल देखिए, बेंगलुरु के लेक देखिए, आपको इंडिया के 5-7 कोड़े कनाल देखिए, आपको 5-7-8 ऐसे पता होने चाहिए। So Nainital Lake is a natural kidney-shaped lake in the heart of Nainital, surrounded by 7 hills. So the English businessman P. Baron chanced upon it around the mid-19th century, spurring the town's development as the hill station for the British. ये इसका fact है। 76% of the city's demand was met by Naini Lake in 2024। Pressure, tourism, commercialization उससे impact हुआ है। So that is why impact of institutional overlapping on water governance of Himalayan city में इस चीज की चर्चा की गई। The question is that Naini Lake is subjected to the greatest man-made manipulations। तो आप सोचिए कि हरियाणा में ऐसे आपको लेक पता है क्या, आपको दिल्ली में ऐसे लेक पता है क्या, आपको आपके आसपास कुछ सोचिए ऐसा। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, इंक्रोचमेंट, डिग्रेडेशन, वही मेंस का आंसर हो गया है तो सीधा। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स causes low rainfall infiltration,
तो इसीलिए डबरिस भी जब आप बढ़ाते जाएंगे, कूड़ा करकट भी बढ़ाते जाएंगे, जैसे सुखताल लेक विच इज अ मेजर एक्यूफायर रिचार्ज फॉर द नैनी लेक इज कॉजिंग द लेक टू श्रिंक फ्रॉम इट्स 2 हेक्टेयर एरिया। सो इंक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन, हाउसेज आ गए हैं, होटल्स आ गए हैं, और उसके अलावा पोल्यूशन है, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जा रहा है, इन इनप्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट है, इनएडिक्वेट सीवर सिस्टम है, causing sewers to overflow into storm drains, which is ultimately discharged into Naini। और डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज तो है ही, क्योंकि चेंजिंग वेदर पैटर्न्स आर देयर। द मीन टेम्परेचर इन उत्तराखंड हैव इंक्रीज बाय नियरली 1.5 डिग्री सेल्सियस। इससे स्नोफॉल और रेनफॉल पे दोनों पे इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट हमें कहना चाहिए। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि विंटर मंथ्स में भी और ऊपर से जो सब सीजन होना चाहिए तब भी दोनों जगह हमने पैटर्न में चेंज नोट किया। फॉर एग्जाम्पल, the lake reached zero level only twice in 1990s. Since 2000, zero level has reached over 10 times already. पहले रेनफॉल माइल्डर थी, सीपेज कैपेसिटी लैंड का बेटर था, लेकिन अब जो है रेनफॉल इंटेंस है, स्पीडिंग है, ओवरफ्लोइंग ऑफ स्टॉर्म वाटर। तो आंसर की बात है कि आंसर कौन देगा? आंसर सिविल सोसाइटी देगी, कि आंसर गवर्नेंस देगी, कि डीएम साहब देंगे, कि एमपी देंगे, कि एमएलए देंगे, कि जुडिशरी देगी, कि कोई नहीं देगा? अब होम स्टे है, हर तीसरा घर होम स्टे है, हर तीसरा घर वोटर भी है, वेटलैंड के अंदर भी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो एमएलए और एमपी साहब और काउंसलर को देखना पड़ेगा। वाटर जो है 6 महीने के लिए स्टोर कर दिया जाता है, इंपॉर्टेंट सोर्स है लीन पीरियड के लिए। तो अब द क्वेश्चन इज दैट कि सिटीजन्स के कंसर्न्स को कौन देखेगा? कंक्रेटाइजेशन जो बेड का हो गया उसको उसको कौन देखेगा? अब वही बात है, करप्शन, करप्शन, मोरल करप्शन, सोशल करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन, एंड अल्टीमेटली नेचुरल करप्शन। सो नेचुरल एनवायरनमेंट मस्ट बी फैक्टर्ड इन फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। कैचमेंट एरिया को देखना पड़ेगा, क्रिटिकल रिसर्च जोन को देखना पड़ेगा, नहीं तो नैनीताल की जो नैन है वो हम बचा नहीं पाएंगे। इफ आई स्पीक अबाउट फार्म मशीनरी, तो फार्म मशीनरी जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? इट इज नॉट जस्ट ट्रैक्टर्स। एग्रीकल्चर लेबर शॉर्टेज एक जगह है, डिसगैस्ड एम्प्लॉयमेंट दूसरी जगह है, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट तीसरी जगह है। मैकेनाइजेशन हमें करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं। हमने पहले भी चर्चा की है कैसे हम कॉटन के अंदर मार खा रहे हैं, हम कैसे पल्सेस में मार खा रहे हैं। हम ग्रीन रेवोल्यूशन ने पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को एवर ग्रीन रेवोल्यूशन में कन्वर्ट होने नहीं दिया है, तो करें क्या? तो फोर व्हीलर्स रिप्लेस तो हो गए, तो ट्रैक्टर्स जो है मैकेनाइजेशन का सिर्फ वो नहीं है, ट्रैक्टर सिंपली जनरेट मोटिव पावर। तो उनके साथ जो इक्विपमेंट आप अटैच करते हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रैक्टर अलोन आर नॉट। So a tractor powered rotavator can replace the plow, harrow, and cultivator, performing primary and secondary tillage operation in a single pass. It can also dig up to 8 to 12 inches for breaking up hard compacted layers below the topsoil to allow better aeration, water infiltration and deep root penetration। ये आपको मेंस के आंसर में जब बात आती है एग्रीकल्चर इकोनॉमी की, तो वहां आपको ये इम्पैक्ट प्रैक्टिकली लिखना पड़ेगा। The market for farm machinery such as rotavators is what's growing in India. Volume wise, the growth is now twice that of tractors. So rotavators alone today are so much that they are actually having more than 2 lakh units are being sold. More than 2000 crores annually, what we can say जो हो रहा है। तीरथ एग्रो टेक्नोलॉजी, शक्तिमान, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंड इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स जैसे सोनालिका और एग्जाम्पल दिए। तो फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि किसान को फंडिंग कैसे मिल रही है, क्रेडिट कैसे मिल रहा है, एंड देन वो इज इट एबल टू सिस्टमेटाइज वो, और अपने नीचे जो स्मॉल फार्मर्स हैं और जो टेनेंट्स हैं और जो आसपास है वहाँ जाके आप कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो हार्वेस्टिंग जो है वो एग्जाम्पल है, 1 एकड़ वीट को 5 से 7 लेबरर्स पूरे दिन काम करेंगे, तब जाके हो पाएगा। हार्वेस्टेड क्रॉप इज टू फर्दर टाइड अप इनटू बंडल्स, टेकन अप फॉर थ्रेशिंग, which requires more labor and additional day. The farmer spends upward of 5,000 to harvest a grain from single acre. So a combine can harvest, thresh, clean and deliver an acre of grain to the farmer's tractor trolley in 25 to 30 minutes. और ऑपरेटर लेगा 2 से 3 हजार एकड़। अब ये क्या है, इसीलिए आप देखिए कि ये चीपर भी है और ये फास्टर भी है। इसलिए ट्रांसप्लांटेशन और पैडी सीडलिंग्स में ही मशीनों का यूज होता है, साउदर्न स्टेट में स्पेशली। 3,000 यूनिट्स जो हैं दैट इंक्लूड बोथ वॉक बिहाइंड, जैसे आप करते हैं पूरा, और राइड ऑन, यानी आप जो है वो, तो 10 लाख यूनिट वो भी मशीन के द्वारा। द मेजर सेलर्स विल कुबोटा, M&M,
कैरा एंड यानमार चाइना की ब्रांड्स भी। सो ग्रोइंग डिमांड फॉर मैकेनाइजेशन इज शोकेसिंग कि हम कैसे मूव कर रहे हैं। मध्य प्रदेश इज एन इंपॉर्टेंट लीडर इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अब एग्रीकल्चर ऑपरेशन के साथ साथ आप नॉन फील्ड भी कर सकते हो, जैसे शुगर केन हार्वेस्टर्स हैं। अब हैप्पी सीड की हमने बात की थी, हैप्पी सीड सुपर सीडर्स, जो आपकी क्रॉप को, जैसे अब वो पराली जिसको हम बोलते हैं, हरियाणा और पंजाब में जब बात आती है तो वहाँ की बात थी। तो कस्टम हायरिंग भी हो गई है कि आपको जो चाहिए उसके पर्पज से आपने उसको लिया, आपने काम कराया और आगे बढ़ा। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वेदर डोनाल्ड ट्रंप क्या थर्ड टर्म के लिए खड़े हो पाएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है, बिकॉज डायरेक्टली ही हैज नॉट बीन इलेक्टेड 2 टाइम्स डायरेक्टली, तो वो लागू नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इट इज रिक्वायरिंग अ वेरी वेरी क्रिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बहुत ही ज़्यादा उसको टफ है उसको वो करना, कि जो प्रपोज अमेंडमेंट है वो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन पाएगा जब इट इज रेटिफाइड बाई 3/4 ऑफ द स्टेट्स। 3/4, यानी 50 में से 38 स्टेट्स को ऐसा करना पड़ेगा। और अमेंडमेंट जो है कैन बी प्रपोज बाई कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कॉल्ड फॉर बाई 2/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जबकि ये रूट कभी लिया नहीं एंड पॉलिटिकली बहुत मुश्किल है। तो मोस्ट ऑब्वियस वे इज टू रन फॉर थर्ड टर्म इज बाई, अगर वो चाहेंगे तो सबसे पहले उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कहा ये भी गया है दैट JD Vance is going to stand up for president. Later on, he resigns, and Donald Trump being vice president, and vice president take over as president. पर ये पॉसिबल ही नहीं है, जो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं। The Republicans currently hold 53 of the 100 seats in the Senate and 218 of the 435 seats in the House. They are well short of 67 and 290 votes needed for passing a constitutional amendment in the Senate and House respectively, तो हो ही नहीं सकता। तो आपको बेसिक ये पता होना चाहिए, आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में बात हो या मेंस में आप कोई कंपैरिजन करे तो वहां ये लाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, कीवर्ड लिखिए, मेहनत कीजिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन अवश्य सक्सेस मिलेगी। इंडिया का जब डेमोग्राफिक डिविडेंड आप ब्राजील, वियतनाम और बाकी जर्मनी, मतलब काफी सारी कंट्रीज से, आप चाइना से आप करते हैं, कंपेयर करते हैं इन सब कंट्रीज से, तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी चलेगा 2040 तक। बट द क्वेश्चन इज दैट हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बावजूद इंडिया का जो है ना लोएस्ट है पर कैपिटा इनकम। आयरलैंड का देखिए आप, 52,000 से भी ज्यादा, जापान 35,000। डेमोग्राफिक डिविडेंड जब आप ऑनगोइंग कंट्रीज में बात करते हैं तो साउथ कोरिया का चल रहा है, चाइना का चल रहा है, ब्राजील का चल रहा है, वियतनाम का चल रहा है, इंडिया का भी सिंस 2019 चल ही रहा है। लेकिन इंडिया इज एट द लोएस्ट पे। बट इंडिया का जो इनरोलमेंट है एजुकेशन में वो सबसे ज्यादा है, वो कहना चाहिए। इंडिया एक चेंज दिखा रहा है, इंडिया अपना एक पैटर्न लेके आएगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। चाइना की तरह इंडिया का ग्रोथ जो है वो भी सर्ज नहीं हुआ है डेमोग्राफिक डिविडेंड में, जबकि चाइना का बहुत सर्ज हुआ है। इसलिए 1980s के बाद आप देख सकते हैं चाइना में एक ड्रामेटिक चेंज आया है, चाइना में पॉवर्टी भी खत्म हुई। सो डिविडेंड क्रिएट करना पड़ेगा, यानी लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर ऑब्वियसली दे आर, जैसे चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी पहले की थी, उसी पीरियड में ग्रोथ हुई, अब उसके बाद उन्होंने उसको रिवर्स भी कर दिया। चाइना से पहले जापान की यही बात थी। तो यानी चाइना क्लियर विनर है। पर कैपिटा इनकम भी मल्टीप्लाई हुई, एक्सट्रीम पॉवर्टी और बाकी जो इनइक्वलिटीज हैं वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए। तो इंडिया के केस में ऐसा होना है। तो हाई सेकेंडरी स्कूल डेटा इंटेक से हम देखें वो हुआ है, लेकिन हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अभी उतना फास्टर नहीं हुआ है। लेबर प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें वो भी लोएस्ट है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो ग्रोथ जो है वो, हमें जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो फायदा होना चाहिए उसके साथ जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए, जो उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, जो उसके हिसाब से पंप इन HRD में होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। आज भी हम भैया प्लॉट ले लेंगे, ब्याह करना है, सोना खरीद लेते हैं, बच्चे की शादी करनी है, ये सब चीजों में हम ज्यादा वो करते हैं। मिडिल क्लास को कीड़ा है कि भाई मैं करके और मेरे को जॉब मिले, तो वो एक एलिमेंट है। लेकिन एक पूरा नेशन बिल्डिंग के हिसाब से जो एक माइंडसेट होता है, जो अपने आप को झोंकना होता है, देश के लिए भी सोचना होता है, फिर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो एलिमेंट कहीं कहीं आ रहा है और उसमें और करने की जरूरत है। स्टारलिंक आया, इंडिया में बात हो रही है। हमने बात की थी कि चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो, दोनों राइवल हैं, दोनों साथ में लाके खड़े कर दिए। अब क्वेश्चन अराइजेज यहाँ पर, सिंपल सी बात है, अफ्रीका को जब पेनिट्रेट स्टारलिंक ने कर लिया है, स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट में है, आप एक वीडियो में जाके देखिए या चैट जीपीटी में आप जनरेट करके देखिए, आप उसका इंफोग्राफिक बना के देख लीजिए कैसे काम करता है। लेकिन स्टारलिंक का राउटर, स्टारलिंक के जो इक्विपमेंट्स है वो अभी कॉस्टली है। लेकिन इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, क्योंकि हमारी पॉलिसी अभी आई नहीं है पूरी तरह से, रेगुलेटर ने अभी पूरी गाइडलाइंस निकाली नहीं है। इंडिया में डेटा कलेक्शन होना चाहिए और वो अन अन चार्टर्ड टेरिटरीज तक हमें पहुंचाना है। हमें अर्बनाइज्ड एरिया में बात नहीं हो रही है, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा कंज्यूमर है।
हाई नेट इंडिविजुअल तो है ही है, लेकिन नॉर्मल में भी अगर ये ड्रास्टिकली मार्केट को ब्रीच करेगा तो कॉस्ट डाउन जाएगा, और इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट मार्केट इट कैन बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि अब टेली डेंसिटी की बात करो तो अर्बन टेली डेंसिटी ज्यादा है। अगर हम इंडिया में 1.17 बिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर है, अर्बन डेंसिटी इज 130%, रूरल डेंसिटी इज अबाउट 60%। इंडिया में अभी ह्यूज अनसर्व मार्केट है हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि स्टारलिंक अब थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सैटेलाइट यूज करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में, सुपर फास्ट इंटरनेट स्टेट आएगा, बिजनेस के लिए है, चाहे फिर वो लोकल कंजम्पशन के लिए है, चाहे फिर वो किसी पर्पस के लिए, वो बहुत ज्यादा एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। ऐसा एग्जाम्पल आप अफ्रीका से सीख सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पर सर्विस अवेलेबल है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, डेली सब्सक्रिप्शन भी आ जाएगा, और हार्डवेयर किट की कॉस्ट भी कम होने की बात है। तो ये एक अपने आप में अप्रोच है, स्मॉलर सिटीज, अनचार्टेड टेरिटरीज। तो ये अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम फॉर इंडिया इन द कमिंग टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को समझना। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के कोर में है, आरबीआई के जुनून में है, आरबीआई के जेनेसिस में है। सो 1921 में तीनों प्रेसिडेंसीज बैंक को मर्ज कर दिया गया, और अब एक बैंक बनाया गया, एक बैंक रेट बनाया गया। इंपीरियल बैंक प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आप कह सकते हैं 1926 में हिल्टन एंड यंग कमीशन जब आई था, 1926 में जब उसकी रिपोर्ट आई, तब नया एंटिटी बनने की बात हुई, दैट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो एक सेंट्रल बैंक बना। तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या था? टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। तो एडवांटेज ऑब्वियसली ब्रिटिश की बात हो रही है, उन्हीं का एडवांटेज था। मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ही चाहिए थे। इसीलिए आप कह सकते हैं कि बैंक रेट, जो बार बार हम एक शब्द पढ़ते हैं बैंक रेट, उसका एक मेजर पॉलिसी रेट था। आरबीआई एक्ट 1934 स्पेसिफाइड कि बैंक रेट क्या है? बैंक रेट एक स्टैंडर्ड रेट है विच इज प्रिपेयर्ड टू बाई और रीड डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर और अदर कमर्शियल पेपर्स एलिजिबल फॉर द परचेज अंडर दिस एक्ट। यानी ओवरऑल इंटरेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ओवरऑल इंटरेस्ट स्ट्रक्चर का इकोनॉमी का क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? बैंक रेट डिसाइड करेगा। बैंक रेट कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई डिसाइड करेगा। उस टाइम तो ऑब्वियसली ब्रिटिश रूल इज देयर, दैट इज व्हाई द स्टोरी इज बिल्कुल डिफरेंट। ऐसे ही कैश रिजर्व रेशियो, तो फर्स्ट आरबीआई हिस्ट्री वॉल्यूम वो मेंशन करती है कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो जो है, वो यूएस से नहीं, यूएस से आया है, यूके से नहीं आया है। पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीआरआर जो है सेंट्रल बैंक को मदद करता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिजर्व्स इन द इकोनॉमी, और इन केस ऑफ बैंक फेलियर्स आपके पास क्या रिजर्व में है, होने नहीं देना है। पेनल्टीज भी लगाने की बात जो है वो है जब सीआरआर के आप प्रोविजंस को मीट नहीं करते हैं। इसीलिए हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स या फिर आपका ये वी स्पीक अबाउट दोज बैंक्स एज द मोस्ट सिक्योर। ऐसी एक और इंस्ट्रूमेंट भी है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आप, आरबीआई जो है खरीदता है और बेचता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा तो इसका मतलब है बैंक से लिक्विडिटी जाएगी, और अगर वो बेच रहा है तो इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी को स्क्वीज कर रहा है। तो पॉइंट ये सारी चीजें हमने इकोनॉमिक सीरीज में भी बात की है, हमने एनसीईआरटी के थ्रू भी बात की है, बट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुली गिवन ओवर हेयर। तो आरबीआई की फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी 1935 की यहाँ पे चर्चा है, और सीआरआर कितना था ये भी बात बताई गई है। और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि शुरू से ही डिस्प्यूट होता है सरकार के बीच में और आरबीआई की बीच में। सरकार चाहती है कि भाई जो है ना, गवर्नमेंट चाहती है कि लो इंटरेस्ट रेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को वो, जबकि सेंट्रल बैंक चाहते हैं कि जब एक लिमिट से ज़्यादा आप लो नहीं कर सकते, यू हैव टू थिंक ऑफ अदर कॉन्सिक्वेंसेज की, आम आदमी का, खर्चों का, इन्फ्लेशन का, इस पर इम्पैक्ट क्या होगा। इसीलिए बैंक रेट और सीआरआई गेव वे टू द रेपो रेट। अभी जो रेपो रेट हम बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट हम बात करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स पुश सेंट्रल बैंक टू मैनेज इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्यूज लिक्विडिटी बाय यूजिंग रेपो रेट्स। तो रेपो रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार जब आप आरबीआई की रिपोर्ट्स और उसकी बात करते हैं तो दे टॉक अबाउट इट। द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैज चेंज इन 90 ईयर्स, लेकिन आप कह सकते हैं जो ब्रॉड आरबीआई का जो रोल है वो अभी वही है। सो वेरी ब्यूटीफुली गिवन है एसए के लिए और जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए और आपकी ओवरऑल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बैंक एटीएम इंटरचेंज फी, यानी आपका बैंक एसबीआई है लेकिन आप एटीएम यूज करते हैं आईसीआईसीआई का, तो अगर उसमें क्या आईसीआईसीआई को पैसा मिलता है, क्या दोनों बैंक कमाते हैं? तो ऐसा नहीं है। ज्यादातर जो एटीएम्स हैं वो सर्व करते हैं रूरल और सेमी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज को। दूसरी बात ये है कि जो बैंक हैं जैसे एचडीएफसी प्राइवेट बैंक लगा लीजिए और एसबीआई, इनके ही सबसे ज्यादा एटीएम है। बाकी बैंक के अगर आप हैं तो आप अपने बैंक से लिमिटेड जो नंबर आप फ्री मिले हुए हैं उसके बाद आप दूसरे बैंक से ही निकालते हैं। तो इसीलिए जो इंटरचेंज फी है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, यानी स्मॉलर बैंक्स को कोलैबोरेट करना चाहिए एटीएम नेटवर्क के लिए, ताकि बड़े बैंकों पर जो है उनकी डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाए।
दूसरा, डिजिटल बैंकिंग को इन्हांस करना चाहिए। इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर्स को, रेगुलेटर्स को बार बार विजिट करते रहना चाहिए। और कैश रिसाइकलर एटीएम्स, यानी जहां पर आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है, कैश रिप्लेसमेंट की कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। और आप ज्योग्राफी भी देखेंगे कहाँ पर आपको जरूरत है, उसके हिसाब से आप देखेंगे। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कि कैसे आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सोचेंगे। इंडिया की इकोनॉमिक चॉइसेस जो ट्रम्प के समय में हैं, तो हेयर ऑनरेबल राजीव भाटिया सर और फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी अनूप वधवन, दे बोथ आर सेइंग दैट यस, इंडिया इज इन द राइट डायरेक्शन, इंडिया इज शोकेसिंग मेच्योरिटी, इंडिया इज शोकेसिंग कॉन्फिडेंस, और इंडिया इज एक्चुअली जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंज आ रहा है, इंडिया इज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये एक बात है। तो रिटोरिक बहुत मिसलीडिंग है। और ट्रेड डिफिसिट इज ओनली वन ऑफ द मेजर्स, बहुत ही अलग एस्पेक्ट है ये, क्योंकि ट्रेड डिस्पेक्ट में आप गूगल को कहाँ फिट करेंगे, आप मेटा को कहाँ फिट करेंगे, आप जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं जो यूएस के, वो कहाँ जाएंगे, अमेरिकन बिग टेक कंपनीज, दे हैड ग्लोबल प्रेजेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब उनका कैसे आप उनको, उनकी बात तो, उनकी तो बात ही नहीं है। तो पॉइंट यही है कि डब्ल्यूटीओ एक एक मैकेनिज्म है इक्विटेबल ट्रेड करने के लिए, और डेवलपिंग नेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो ब्रिज नहीं कर पाएगा जो गरीब और अमीर देशों के बीच का, तो फिर बहुत नुकसान की बात है और टाइम लगेगा। अगेन कमिंग बैक टू द सेम थीम एंड टॉपिक विच हैड बीन डिस्कसिंग सिंस द बजट केम, कि इंडिया का जो टैक्स कट है, क्या वाकई उससे कंजम्पशन स्पेंडिंग बढ़ेगी? क्या वाकई लोगों के हाथ में जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो उसको खर्च करेंगे, उससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इकॉनमी ग्रो करेगी। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है कि एक्स्ट्रा पैसा भी आया, जिसको किनीज में कहा गया है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, कि आप बेनिफिशियल तो है, आपने सेव तो कर लिया, लेकिन आपने बुरे समय के लिए पैसा बचा के रखा। यानी जो आपने हेल्थ के लिए बचा के रखा, आपने किसी और पर्पज से बचा के रखा, ओवरऑल डिमांड जो है वो वीक होगी, और इनकम भी इन्वेस्टमेंट दोनों ही जो है एक तरीके से फंसेंगे। सो दैट इज वाई मिडिल क्लास इज अंडर ए हैवी डेट बर्डन, और वो बर्डन को अपने हटाना चाहेगी, वो सांस लेना चाहेगी, रादर देन स्पेंड थ्रिफ्ट बनेगी। तो क्वेश्चन यही है कि ये अपने आप में एक अप्रोच है। और टैक्स कट से क्या वाकई ऐसा होगा? तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है, हमने पहले भी चर्चा की है कि प्रिकॉशनरी मोटिव जो है वो अगर माइंड में रहेगा कि भाई मैं मैं आउटसाइड पॉकेट कैसे खर्च करूं, क्या हो क्या ना हो, तो इसीलिए ये सारी बातें आप कह सकते हैं कि जो पर्सपेक्टिव दिखाती हैं कि इंडिया में गवर्नेंस के साथ साथ सोसाइटल एस्पेक्ट के साथ साथ इम्पैक्ट कैसे होगा। ऑब्वियसली लेबर को हमने पीछे हटने की बात नहीं की, हमने उसको छोड़ा भी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन को सक्सीड करने के लिए हमने न्यू लेबर कोड लेके आए हैं। आप चारों लेबर कोड को देखिए, आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का रूल को देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का रूल को देखिए, और आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखिए, आप इंस्पेक्टर राज और लेबर राज में जो जो गड़बड़ है उसको देखिए। आप यहाँ पर वो भी समझिए, जो प्रोविडेंट फंड है या फिर ईपीएफओ का जो रोल है वो भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि द क्वेश्चन इज दैट कि जो लेबर मार्केट है वो तब जाके ग्रो करेगा जब वो स्किल्ड होगा। डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, ये कंट्री जो है ये ज़्यादा स्पेंड करती हैं, और आप कह सकते हैं कि ज़्यादा एडवांस है। लेकिन इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, ट्रेड यूनियंस का रोल है, स्किल का आना इतना ज़रूरी है कि उसके बिना हम विजुलाइज नहीं कर सकते। कि अभी हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, हम उसके डिज़ाइन की हमने बात की, आपने फिर उसके बाद ऑटोमोटिव्स की बात की, उसके बाद आपने टेक्सटाइल की बात की, उसके बाद आपने लेदर, नॉन लेदर आपने इंडस्ट्रीज की बात की, उसके बाद आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, उसके बाद सारी बातों को जोड़कर स्टार्टअप्स की अगर आपने बात की, तो अगर मान लो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं होगा तो दिक्कत होगी। प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग के लिए ऑब्वियसली रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर ऑन द वे। आपने प्रोडक्ट लिंक जो पीएलआई स्कीम की बात की, 2.0 उसको हमने पुश करने की बात की। वन में हमें जितना रोल चाहिए था उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कॉन्फिडेंटली उसको पुश किया है, और सेक्टर्स के लिए भी। एफडीआई इनफ्लो को बढ़ाने के लिए आपके पास गवर्नेंस सिस्टम, आपके पास फ्यूचर विजन, आपके पास ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, वो सारे होने चाहिए। इंडिया फॉलोज देम। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है विकसित भारत बनेगा, उसको अपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के सपोर्ट के बिना नहीं बनना है, वो प्राइवेट सपोर्ट से ही साथ में हो पाएगा। जो इंटरप्रेन्योरियल टैलेंट है वो जब तक आपके ग्रास रूट चीजों को, जैसे हमने कल चर्चा की थी आगरा के स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी में सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है, थर्ड पार्टी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट से आप पंप इन करके सारी सिचुएशन को अलग करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट एपेटाइट इंडिया का बहुत है, लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा, हमें ग्रोथ को और बढ़ाना होगा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट जिसकी हमने बात की। और स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लेके आने होंगे, जैसे तमिलनाडु का एग्जांपल हमने दिया, गुजरात का हमने एग्जांपल दिया, और हमने हरियाणा का एग्जांपल दिया। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटाना होगा, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, उनको स्टेट लेवल तक पेनिट्रेट कराना होगा बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जुडिशियल कैपेसिटी में हमें ये कहना होगा कि जो भी केसेस हैं, जो भी बैकलॉग्स हैं, अभी हमने नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट जो चेक बाउंस की हमने बात की थी, उसकी हमने बात की थी। तो इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर जो है स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख के पीछे से ये सोचना होगा कि इसको पूरा एक ओवरऑल हम कैसे बना के करें। Above normal temperatures in the coming times, more heat waves this summer. So this is a very very important and also a very very pertinent news. तो मेंस के अंदर हीट वेव्स को डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ कर एक क्वेश्चन आना आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। प्रीलिम्स के अंदर आपको सोचना होगा कि हीट आखिर बढ़ती कैसे है, तो ओजोन का रोल क्या है, पार्टिकुलेट मैटर का रोल क्या है, साथ में आप और वो कैसे कैसे ऐसे इंडस्ट्रियल यू नो जो इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स हैं या फिर कोई ऐसे चीजें किस में यूज हो रही हैं जिससे हमें लगता है कि इनडायरेक्टली वी आर इम्पैक्टिंग क्लाइमेट नेगेटिवली। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी ने उड़ीसा उसके लिए उन्होंने मैसेज दिया। तो अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास, और महाराजा श्री कृष्णाचार्य गजपति नारायण देव। तो आपको पाइका रेबेलियन और उसके बाद उड़ीसा गांधी किनको कहते थे, उसके बाद जो है मालती चौधरी, रिवोल्यूशनरीज के नाम ये आप गूगल कीजिए और आप उनको निकालिए। देखिए दूसरे में भी अगर आप देखते हैं तो गोप बंधु दास का वहां पर भी है, गौरव मधुसूदन दास का भी है, व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड करमवीर गौरीशंकर रे। तो प्लीज नोट डाउन दिस नेम्स, एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। हमने अभी बात की थी कि कैसे मुगल आए, उससे पहले कैसे इस्लाम जब भारत में आता भी है तो मुगल, वो आर्टिकल ये कहना चाहता था, इतना के बावजूद भी मुगल जो है वो हिंदू और सनातन धर्म की जड़ को नहीं उखाड़ पाए, मंदिरों को उन्होंने तबाह किया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो नेगेटिव माइंडसेट से थे और उनका काम सिर्फ लूटना था। लेकिन यहाँ पे नसरुद्दीन शाह, वी नो हिज नेम वेरी वेल, उन्होंने कहा कि मुगल जो है भारत में लूटने नहीं आए थे, भारत में बसे, भारत की तहजीब में बसे, वो क्यों लूटेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जनरलाइजेशन से हिस्ट्री खराब हो जाती है। इन्वेडर्स वो हैं जो आते हैं, लूटते हैं, चले जाते हैं, जैसे नादिर शाह ने किया, अहमद शाह अब्दाली। सल्तनत पीरियड में भी प्लंडरिंग थी, लेकिन उसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। तो भारत के कोर में जब हिंदू, बुद्धिस्ट और जो बाकी धर्म हैं, जो उनका कोहेरेंस है वो गायब हुआ, अगर कुछ कारणों से, जैसे बुद्धिज्म भारत से गायब हुआ, तो उसके भी अलग कारण हैं। औरंगजेब को प्रेस करना कोई उचित नहीं है, औरंगजेब इज नॉट अ रोल मॉडल, लेकिन हर बात पे उसको विलीफाई करके अपने आप को जस्टिफाई करना भी गलत है। क्योंकि जहां तक बात है अकबर की, तो अकबर के लिए ऐसा नहीं कहा गया। जहां तक बात है शाहजहां की, तो ताजमहल से जोड़ा गया। जहां पर बात है जहांगीर की, तो उनको थोड़ा सा जोड़ा गया। तो पॉइंट ये है कि हमें ऑब्जेक्टिविटी से देखना होगा, ग्लोरिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से हम नहीं देख सकते। और जो डिमोलिशिंग ऑफ टेम्पल्स है, जैसा हमने पहले भी कहा है, टेम्पल्स तो कई हिंदू राजा भी किसी कारणवश जब दूसरे पे अटैक करते थे तो सोना और धन के लिए अटैक कर सकते थे, लेकिन जहां तक बात है सेंटिमेंट्स की, जहां तक बात है हमारी विरासत की, जहां तक बात है हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज की, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडिया है। हाँ बिल्कुल, हमें देखना होगा कि जो भी गलत किया जिसने, यदि दूसरा समुदाय उसको मान भी लेता है और उसको मान कर आप जो चीज स्वीकार करने योग्य है उसको स्वीकार करके आप आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। वी शुड नॉट बी रिजिड, वी शुड नॉट बी टेकिंग अप वेरी एक्सट्रीम साइड्स। So this is all for the day, and we will come back again the next session. Please do take up the points. Do start learning and thinking. Do try to work on your own. जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको यही हमारा मैसेज है बार बार. And the rest of the people who want to join us, you are more than welcome. We are just a mail away to get success in the examination and also in your life. Thank you very much.